तो ये हमने इसके दांत थोड़े से छोटे कर देते हैं। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथ के बाद आता है। देखो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला याद रखना है। स्ट्रेंथ के दो फॉर्मूले होते हैं। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, एक है आपके पास स्ट्रेंथ का ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और एक इसमें और आता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इनटू मोलर मास, मोलैरिटी इनटू मोलर मास। ये किसका है? स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हो गया दो, एक होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। ये कब आएगा? अभी जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल में जो टर्म वन है उसमें स्ट्रेंथ भी निकालते हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है KMnO4, आपने किया होगा प्रैक्टिकल अभी अपने उसमें स्कूल में, तो वहां पे आपको टाइट्रेशन करवाया होगा। तो टाइट्रेशन में क्या होता है? स्ट्रेंथ भी पूछते हैं वो, कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करोगे? जो मोलैरिटी है, जितनी आपकी मोलैरिटी निकली थी उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर आपने KMnO4 को ही लेते हैं हम यहाँ पे, जो KMnO4 होता है उसका मोलर मास होता है 158। ठीक है, उसका मोलर मास कितना होता है? 158। तो 158 होता है तो क्या होता है? 158 के लिए इसको 158 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 158 से क्या करना है? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से आपको अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा। तो ध्यान रखना, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास, और या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम। तो दो इसके फॉर्मूले होते हैं, यूज होते हैं। फिर आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी यानी कैपिटल M। कैपिटल M का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको हम एक्सटेंड करते तो होता है WB इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, ये क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ध्यान रखना, एक मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जिसके केस में भी वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। यानी कि जैसे आप हीटिंग करोगे उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसे कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट स्पीसीज। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी होगी? जिसमें वॉल्यूम आ जाएगा। जहां पे भी जिस केस में भी वॉल्यूम आता है, जिसके फॉर्मूले में भी वॉल्यूम आएगा, ध्यान रखना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। कोई भी फॉर्मूला होगा अगर उसमें वॉल्यूम आ गया तो आप समझ जाओ कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ध्यान रखना, आप तरीका अगर जानना चाहोगे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, तो जिस क्वांटिटी के जो फॉर्मूला है अगर उसमें वॉल्यूम आ जाता है तो वॉल्यूम बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग करोगे आप तो वेपराइज हो जाएगी चीजें, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और जिसके केस में क्या नहीं आता है? टेम्परेचर नहीं आता है, तो वो क्या होता है? सॉरी, वॉल्यूम नहीं आता है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसीलिए मोलैरिटी होती है जो, मोलैरिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और जबकि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ हेमंत, सही कहा तुमने। जहां पे भी अगर वॉल्यूम आ जाएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें आज तक ऐसा क्वेश्चन W/V का नहीं पूछा हुआ है। इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है बोर्ड लेवल पे, वो एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो पूछता है मोलैरिटी और मोलैरिटी में। देखो मोलैरिटी, चार ऑप्शन दे देगा आपको, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी। अब इन तीनों में से बताना है कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले ये बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन भी होता है, उसमें देखो एक क्लिक लगाने के लिए भी एक एरो बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उसमें लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आपको ये लग रहा है तो आप इस पर टिक लगा सकते हो, आपको ये लग रहा है तो ऐसे टिक लगा सकते हो। ठीक है, जो आपका मोबाइल आपने पकड़ा होगा उस मोबाइल में आप देखोगे कि एक क्लिक करने पे एक लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे क्रॉस आया होगा,
उसमें एक ऐसे एरो बनता है, इसको क्लिक करोगे आप तो यहाँ से एक पेन निकल के आता है। जो भी कलर चूज करोगे, कलर चूज करने के बाद वो लिखना स्टार्ट कर देता है। आप उसमें टिक लगा सकते हो टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, या अगर मैसेज में करना है तो मैसेज में भी कर सकते हो। अब आपको इसको देख के बताना है कि कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो पहला वाला मोलैरिटी के लिए बताओ, मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ये वाला बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन दोनों में से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है किसी को? अच्छा, लैपटॉप में क्या होता है, एक नीचे से अगर आप ऐसे इधर करोगे सबसे बॉटम में तो वहां पे भी एक एरो बना होता है। अच्छा, श्रुति और हेमंत, ओके। इसके अलावा यामिनी, सुमित और अंबिका। ओके श्रुति। और थर्ड वाला नॉर्मेलिटी। ये एक एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि इसको कोई ज्यादा फोकस करता नहीं है, लेकिन एक दो बार क्वेश्चन आ गया तब से फोकस करना स्टार्ट कर दिया इसे। ठीक है, अदरवाइज पहले इसको बहुत कम फोकस करते थे, लेकिन ये जैसे एग्जाम में आया फिर क्या हुआ, इसको हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया, नहीं तो ये इसको हाईलाइट कम किया जाता था टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को। हाँ, तो देखो पहला आप लोगों ने सही कह दिया, फर्स्ट वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, पहला टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब सेकेंड जो मोलैलिटी होता है, देखो फर्स्ट तो था मोलैरिटी, सेकेंड इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? मोलैलिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? इसमें देखो, इसमें कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आता तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नॉर्मेलिटी क्या होता है, डिपेंडेंट। नॉर्मेलिटी डिपेंडेंट होगा क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम आता है। ठीक है, अब मुझे एक और बता दो, चलो अब एक और पूछ लेता हूं आपको क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बता दो। चलो तीनों तो मैंने आपको आंसर बता दिया, आपने भी बता दिया, खैर अब इसमें बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा? मोल फ्रैक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इतना भी आपको हिंट दे दिया। अब बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? ओके, अंबिका, यामिनी और इससे पहले किसने दिया था आंसर, श्रुति। ओके, श्रुति और यामिनी, अंबिका। ओके, तो इसका आंसर है हेमंत, बताओ हेमंत और सुमित। तो इसमें देखो, जैसे आपने मोल फ्रैक्शन देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं हो सकती, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आपको मेन कॉन्सेप्ट को समझ जाना है बस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, लेकिन इसमें टेम्परेचर कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो जो ये वाला आंसर है यामिनी, हाँ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सबने सही आंसर बता दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ऐसी चीज हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि क्वेश्चन कोई भी आ जाए। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर है आपके पास 10 इयर्स का, तो आप देखोगे उसमें जो क्वेश्चन पूछा है आपके पास, वो पूछा है मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए आने वाले टाइम में कुछ कह नहीं सकते, तो इसीलिए हर एक चीज को देखना पड़ेगा। तो इसमें मोलैलिटी का आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया था, मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम से दिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। इसको और एक्सटेंड करेंगे तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन
मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी के बाद देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम है और ये, तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, इसके अलावा इसमें दो फॉर्मूले और यूज होते हैं, एक होता है m1v1 इज इक्वल टू m2v2, अगर एक का दिया है दूसरे का पूछा है तो, और अगर दोनों को मिक्स करके पूछा हुआ है तो m3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये इसके ओवरऑल फॉर्मूले होते हैं, या तो इससे आएगा अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे, वेट में गिवन होगा तो ये आएगा, अगर एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी दी है दूसरे की पूछे तो ये वाला लगेगा, और अगर दोनों को मिक्स कर दिया आपने और तीसरे का पूछा है मिक्सचर का तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही प्रिफर्ड है हर हमेशा, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपके पास फर्स्ट 2 ही चैप्टर ज्यादातर आएंगे, तो इसीलिए आपको दोनों चैप्टर को ही अच्छी तरह से करना है। तो 101% तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का पोर्शन फिक्स होता है कि आना ही है। तो आपके पास ये 2 ही चैप्टर हैं जिससे न्यूमेरिकल है, आपकी बार अच्छा है, टर्म 1 आपके लिए आसान है, टर्म 2 आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन टर्म 1 इज वेरी इजी, तो इसमें आपको स्कोर करना सबसे आसान है, और इसमें फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा फॉर्मूला याद करना है, और सेकेंड स्टेप में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर। अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसके बाद, पहले आपको ये बता देता हूँ। सेकेंड है इसमें मोलैलिटी। मोलैलिटी भी लगभग एक जैसी होती है, इसको दिखाते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बी जो वर्ड आता है ये आएगा सॉल्यूट के लिए, और जो ए वर्ड आता है ये आता है सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको और एक्सटेंड कर दो, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, 1000 अपॉन WA। ठीक है, तो ये 1000 अपॉन WA आएगा। अब ये ग्राम में होगी, और यहाँ पे किस में था, केजी में था, तो ये फर्क है, हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। मेन फॉर्मूला इसका ये है पहले वाला। तो इसकी जो यूनिट होती है मोल पर केजी, या हम शॉर्ट में इसको स्मॉल m भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा इसके 2 फॉर्मूले सेम है, जैसा भी हमने लिखा था, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, और तीसरा m3 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले दोनों के सेम होंगे, तीनों फॉर्मूले सेम है, बस एक चेंज है यहाँ पे, जो WA है यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसकी जगह पे उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बस बाकी ओवरऑल सारा सेम है। और यहाँ पे मोल पर केजी है, वहां पे मोल पर लीटर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोलैलिटी। अब कई बार क्वेश्चन मोलैलिटी दे देगा और मोलैरिटी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो कैसे करना है उसको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी टाइम कम है। ठीक, अभी मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ, फिर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो, अगर थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देता है तो बोलेगा कि मोलैरिटी 5m है, तो बताओ इसकी मोलैलिटी क्या हो, और जो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है दे देगा आपको 1.5 ग्राम पर ml, बोलेगा बताओ इसके लिए मोलैलिटी क्या होगी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जो थोड़ा सा लीक से हटके होगा, जैसे आप लोग पढ़ते हो बोर्ड लेवल में, इससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। तो मोलैरिटी गिवन होगी और मोलैलिटी आपसे पूछ लेगा, तो इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम कल करते हैं। पहले मैं अभी आपको इसको पूरा डिटेल में बता देता हूँ शॉर्ट में। हाँ, इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, आपको चाहो तो मैं आज इसको पूरे के पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको एक साथ करवा दूंगा, सारे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आज एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल हो गए, फिर आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं वो करेंगे। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर एक लगभग 2 या 3 मॉड्यूल पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में हमने लगभग 2 मॉड्यूल को पूरा सॉल्व कर लिया है, और तीसरा मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर मैं आपको डालता हूँ, और वो भी आपको सॉल्व करना है। फिर जो भी डाउट होगा तीनों में से उससे पूछो आप मुझे। ठीक है, पूछने की ड्यूटी आपकी होगी, क्योंकि जब आप डाउट कहीं पे नहीं आएगा वो आपको पूछना है मुझे। और जहां आपने 3 सैंपल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आप कोई भी सैंपल को उठा के देखो आप,
तो आपको एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी आपको नया नहीं दिखेगा, यानी रिपीटिशन हो जाती है सारे क्वेश्चन की। ठीक, तो वही टारगेट है हमारा, लेकिन वो मैं दूंगा आपको पेपर के फॉर्म में, ताकि आप उसे करो। अगर जहां पे दिक्कत आएगी फिर उससे मुझे पूछना है, क्योंकि जब आप खुद करोगे तब आपको दिक्कत फील होगी। मैं बताता जाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ये आया या नहीं आ रहा, इसीलिए मैं उसको नहीं बताऊंगा। पहले आप खुद सॉल्व करोगे, खुद सॉल्व करने के बाद जहां पे प्रॉब्लम आई फिर आप मुझे पूछो उससे कि यहाँ पे कैसे करना है, तब मैं आपको उसके तरीके और ट्रिक अगर कोई होगी तो उसको आगे बताऊंगा। अब इसके बाद देखो आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन, मोल का मतलब होता है, सपोज हमने पूरी क्वांटिटी को 1 मोल मान लेते। अब इसमें दो कंपोनेंट है तो आपको पता है इन दोनों को मिला के 1 होना ही होना है। तो सपोज ये दो कंपोनेंट है ए एंड बी, तो इसमें काई ए इज इक्वल टू होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाता है मोल फ्रैक्शन ए और बी का। अब इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं तो इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, पार्ट कर दिया हमने, टोटल क्वांटिटी एक होगी, अब हमने इसके पार्ट कर दिए। ठीक है, अगर मैंने कहा 3 कंपोनेंट से मिक्स हो गया, ये 3 कंपोनेंट मिक्स कर दिया ए बी सी, तो इसका मतलब इन तीनों को मिला के एक होगा। अगर किसी ने 4 कर दिया इसमें, तो 4 का मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी, तो इन चारों को मिला के एक होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन का मतलब ओवरऑल सबको प्लस करके 1। लेकिन जो आपकी बुक है उसमें ज्यादातर जो प्रीफर किया हुआ है वो बाइनरी सॉल्यूशन को किया हुआ है। इसमें आपको बाइनरी वर्ड मिलेगा, वो कहेगा दिस इज द बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बाइनरी वर्ड का वर्ड मिलेगा जरूर। तो बाइनरी का मतलब समझ जाओ, इसमें दो कंपोनेंट यूज होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा काई ए एंड काई बी, यानी मोल फ्रैक्शन ए और मोल फ्रैक्शन बी का। और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। अब क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, देखो क्वेश्चन कैसे दे देगा, वो कहेगा कि एक कंपोनेंट है ए, इसका मोल फ्रैक्शन है 0.7। अब बताओ, ठीक है, और ये कंपोनेंट ए और बी है, ए का मोल फ्रैक्शन 0.7 है, तो बताओ इसकी मोलैरिटी कैसे क्या होगी, व्हाट इज इट्स मोलैरिटी, और डब्ल्यू दे देगा आपको, डेंसिटी दे देगा 1.2 ग्राम पर मोल। अब कैसे निकालोगे इसे, ठीक है। तो ये सारे जो टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पे, ये टेक्निकल क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हाई लेवल के क्वेश्चन है उसमें ये वाले क्वेश्चन को पूछता है आपसे कि जो मोल फ्रैक्शन दिया है ए का वो दे दिया आपको, तो आपको समझ जाना है कि ए का इतना दिया तो बी का क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7, यानी बी का हो जाएगा 0.3। लेकिन आपको पूछा है मोलैरिटी बताओ इसकी, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो सारे के सारे क्वेश्चन है ये टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। जो मैंने कहा 15% होता है, 15 to 20% क्वेश्चन वो हाई लेवल के होते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो टफ होते हैं। तो जैसे नीट लेवल को क्वेश्चन को तैयार कर दो, तो जो नीट होता है वो भी एनसीईआरटी बनाती है और टोटल एनसीईआरटी बेस ही होता है। तो वो जो क्वेश्चन होता है अगर आप उसे सॉल्व करोगे तो वो हेल्प करेगा आपको कि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा वो उस टाइप का क्वेश्चन डालती है, क्योंकि दोनों का जो पैटर्न तैयार करती है वो एनसीईआरटी करती है। पहले जो दूसरे बोर्ड थे आईआईटी वगैरह कुछ अलग अलग जो बोर्ड थे वो बनाते थे, लेकिन इस समय जो बोर्ड बना रहा है नीट वगैरह कॉम्पिटिटिव के लिए एडवांस को छोड़ के, एडवांस जो होते हैं आईआईटी खड़गपुर या कानपुर वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा जो मेंस या जो नीट वाले क्वेश्चन है उसे एनसीईआरटी इस समय बना रही है, तो वो एनसीईआरटी को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो वहां से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं सारे, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो जो मोलैरिटी आती है आपकी, मोलैरिटी है जो आपको मोलैरिटी पूछ लेगा और यहाँ पे क्या दे देगा, मोल फ्रैक्शन दे देगा, तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको इसको कल वाले सेशन में एक तो सारे से क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और दूसरा आपको कन्वर्जन बताऊंगा कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है। मोलैरिटी, अगर मोलैरिटी गिवन है आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, या आपको मोल फ्रैक्शन गिवन है आपको मोलैरिटी निकालनी है, तो आप कैसे निकालें खुद भी ट्राई कर सकते हो। एक आपका लॉन्ग मेथड होगा
जो आप मेथड यूज करोगे भी बाई चांस तो आपको लॉन्ग मेथड होगा, ये टाइम टेकिंग होता है बहुत ज्यादा। और एक मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड होगा जिससे आप आसानी से बहुत कम टाइम में आंसर निकाल लो। और एक होता है लॉन्ग कट मेथड, ठीक है, और एक होता है कि जिसमें नहीं आता है बिल्कुल ही, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे? अगर आपको फॉर्मूले लर्न होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तीसरा ऑप्शन तो कट जाएगा। अब इन दोनों में से आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा ऑप्ट करोगे, ठीक है। और इसमें लास्ट आता है पीपीएम, तो आज हम पीपीएम तक फिनिश कर देते हैं और फिर हम लोग कल क्या करेंगे, इसको कन्वर्जन करेंगे। और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर है वो सारे फॉर्मूले बेस्ड है, बस 2-3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो थोड़े से ट्रिकी हैं, बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें सारे फॉर्मूला बेस्ड है। तो पीपीएम का फॉर्मूला भी परसेंटेज के जैसा होता है। पीपीएम मीन्स होता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6, यानी 10 लाख को 1 मिलियन कह देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो परसेंटेज का ही फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू, अब परसेंटेज में पर 100 था तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे पर मिलियन है तो इसलिए मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा पीपीएम। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट, ठीक है, इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है, लेकिन हम उसके पीछे पीपीएम लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा 15 पीपीएम, तो आप समझ जाओगे पीपीएम का मतलब पीपीएम ही होता है, ठीक है। और पीपीएम कब यूज करते हैं? जब हमें कोई भी वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करना होता है, क्योंकि पर मिलियन से किसको कंपैरिजन करेंगे? जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम हो, ठीक है, तो जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है उसके लिए हम पीपीएम को यूज करते हैं, क्योंकि पर मिलियन से कंपैरिजन किसको करेंगे? जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होगी। तो ये आपका पहला पोर्शन फिनिश होता है, 2 ही पोर्शन में पूरा खत्म हो जाएगा आपके पास चैप्टर, ठीक है। हाँ, ट्रेस क्वांटिटी, वेरी गुड यंग, ठीक है, जो ट्रेस क्वांटिटी होती है बहुत कम होती है, उसके लिए हम पीपीएम को यूज करते हैं, हाई लेवल के लिए नहीं करते हम ज्यादा यूज, ठीक है। तो ये आपका पहला पोर्शन फिनिश होता है कंसंट्रेशन। इसमें किसी को कोई डाउट तो मुझे पूछ सकता हो, एनी डाउट? ये ओवरऑल पोर्शन में कोई डाउट है किसी को? ओके, तो यहाँ तक, हाँ बाय बाय। और ये आप लोग को पढ़ना है, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, एक बस ध्यान रखना, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन दूंगा, एक और बचा है हमारे पास सैंपल का, उसको मैं दूंगा टेस्ट के लिए आपको, वो टेस्ट के लिए फिर करो, जो डाउट होंगे वो पूछो मुझे, उसके अलावा नहीं आने का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बाहर से, इतना ध्यान रखना बस, ठीक है। तो मैं भेजता हूँ आपको, बाय बाय।